ईएमआरएस प्रिंसिपल परीक्षा में हिंदी व्याकरण के जो सवाल आते हैं वो सिर्फ रटने की चीज नहीं है, बल्कि वो हमारी समझ को परखते हैं। तो चलिए आज इन सवालों की परतें खोलते हैं और उनके पीछे छिपे व्याकरण के नियमों को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम परीक्षा के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। फिर शब्द ज्ञान यानी विलोम और पर्यायवाची शब्द देखेंगे। उसके बाद शब्द रचना में संधि और समास को समझेंगे और फिर वाक्यांश, मुहावरे और वर्तनी पर भी नजर डालेंगे और आखिर में जो कुछ भी सीखा उसे दोहराएंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है परीक्षा प्रश्नों का विश्लेषण। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि सवाल आखिर पूछे कहाँ से जा रहे हैं और तैयारी करते वक्त किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। अब बारी है शब्द ज्ञान की, जिसमें विलोम और पर्यायवाची शब्द आते हैं। देखिए, किसी भी भाषा की असली नींव तो उसकी वोकैबुलरी ही होती है। तो देखते हैं कि परीक्षा में इस पर कैसे सवाल पूछे गए। तो पहले विलोम शब्दों पर आते हैं। प्रश्न 93 में अथ का विलोम पूछा गया था, जिसका सही जवाब है इति। अथ का मतलब होता है शुरुआत और इति का मतलब होता है अंत या समाप्ति। इसी तरह प्रश्न 94 में जंगम का विलोम है स्थावर। जंगम यानी जो चल सकता है, मूवेबल, और स्थावर मतलब जो स्थिर है, इमूवेबल। अच्छा, अब पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं। प्रश्न 97 में जलनिधि का पर्यायवाची पूछा गया। अब जलनिधि मतलब जल का खजाना, तो इसका सही जवाब हुआ सागर। और प्रश्न 100 में चंद्रमा का एक पर्यायवाची दिया गया है राकापति। ये शब्द बड़ा दिलचस्प है। राका का मतलब होता है पूर्णिमा की रात और पति मतलब स्वामी, तो राकापति हुए पूर्णिमा की रात के स्वामी, यानी हमारे चंदा मामा। हमारा अगला सेक्शन है शब्द रचना, यानी शब्द बनते कैसे हैं। ये हिंदी व्याकरण का एक तरह से आर्किटेक्चर है। हम देखेंगे कि संधि और समास के नियमों से शब्द कैसे जुड़ते हैं और नए अर्थ बनाते हैं। तो ये रहा एक सवाल। प्रश्न 91 पूछ रहा है कि इन चारों में से व्यंजन संधि वाला शब्द कौन सा है। जरा सोचिए, क्या हो सकता है इसका जवाब। ये सवाल संधि की समझ को अच्छे से परखता है। सही जवाब है उच्छ्वास। अब सवाल यह है कि यह बना कैसे। देखिए, इसके पीछे एक बड़ा मजेदार नियम काम करता है। जब त के बाद श आता है तो त बदल जाता है च में और श बदल जाता है छ में। इसीलिए उत और श्वास मिलकर बन जाते हैं उच्छ्वास। ये व्यंजन संधि का एक क्लासिक नियम है। अगला सवाल संधि विच्छेद पर है। दुर्जन शब्द को अगर तोड़ा जाए तो सही रूप क्या होगा। देखिए, सही विच्छेद को पहचानना बहुत जरूरी है, तभी संधि का प्रकार पता चलता है। इसका सही संधि विच्छेद है दुह प्लस जन। ये विसर्ग संधि का एक बेहतरीन उदाहरण है। नियम ये कहता है कि अगर विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवां व्यंजन आए तो विसर्ग र में बदल जाता है। यहां ज जो है वो च वर्ग का तीसरा व्यंजन है, इसलिए ये मिलकर दुर्जन बन गया। संधि के बाद चलिए अब समास को समझते हैं। प्रश्न 98 में पूछा गया है कि वीणा पाणी शब्द में कौन सा समास है। समास शब्दों को छोटा और ज्यादा अर्थपूर्ण बनाने की एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया है। इसका सही जवाब है बहुव्रीहि समास। इस समास की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये कि इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की तरफ इशारा करते हैं। जैसे वीणा पाणी का मतलब है वीणा है पाणी यानी हाथ में जिसके, और ये किसके लिए कहा जाता है? बिल्कुल सही, देवी सरस्वती के लिए। तो चलिए अब भाषा के प्रैक्टिकल इस्तेमाल की ओर चलते हैं। ये सेक्शन दिखाता है कि व्याकरण के नियम असल जिंदगी में भाषा को कैसे मजेदार और सटीक बनाते हैं, खासकर मुहावरों और स्पेलिंग में। मुहावरे तो भाषा की जान होते हैं ना। तो प्रश्न 92 में इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, पानी पीकर घर पूछना। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसका मतलब क्या हो सकता है? अगर इसका लिटरल मतलब निकालें तो बात थोड़ी अटपटी लगती है, नहीं? इसका असली भावार्थ है काम निकलने के बाद सोचना। मतलब जब कोई काम पूरा हो चुका है उसके बाद उसके बारे में प्लानिंग करना या जानकारी लेना। ये तो एक तरह से बेकार ही हुआ ना। ये मुहावरा गलत समय पर काम करने की आदत को दिखाता है। लिखित परीक्षाओं में वर्तनी यानी स्पेलिंग की शुद्धता बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो प्रश्न 95 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द गलत तरीके से लिखा हुआ है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पृष्ठ ये तो सही है, ईर्ष्या ये भी ठीक है, अभिष्ट बिल्कुल सही, तो गलत कौन सा हुआ? हाँ, इष्ट। इसका सही रूप होता है इष्ट, जिसमें ट का इस्तेमाल होता है, ठ का नहीं।
इष्ट का मतलब होता है चाहा हुआ या प्रिय। अब एक और मजेदार सवाल, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये भी वोकैब्युलरी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो भोजन को पचाने वाली अग्नि को एक शब्द में क्या कहते हैं? सही शब्द है जठराग्नि। और देखिए, इसे याद रखना कितना आसान है, बस इसे तोड़कर समझिए। जठर का मतलब है पेट और अग्नि का मतलब है आग, तो पेट की आग हो गई जठराग्नि। इस तरह शब्दों की जड़ों को समझने से वो हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट से एक रीकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा और समझा। तो आज की बड़ी बात यह है कि हिंदी व्याकरण में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अच्छी वोकैब्युलरी यानी विलोम पर्यायवाची भाषा की नींव है। संधि और समास जैसे नियम उस पर ढांचा खड़ा करते हैं, और मुहावरे व सही वर्तनी उस भाषा को जानदार और सटीक बनाते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल, इन सभी व्याकरण के नियमों में से, चाहे वो संधि हो, समास हो या मुहावरे, कौन सा नियम सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है? और उससे भी जरूरी सवाल, क्यों?